हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस का चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे एटम के बारे में। एटम क्या है? व्हाट इज एटम? जिस तरह से आपने देखा होगा राजमिस्त्री को, मेसन को घर बनाते हुए ईंट ईंट जोड़ करके वो दीवार बनाता है। दीवार दीवार मिल करके एक कमरा तैयार करते हैं, रूम, और रूम रूम मिल करके आपका घर तैयार होता है। यानी कि आपका जो घर बना हुआ है, आपकी जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं या आपका ऑफिस चलता है या आपका कोई भी चलता है, वो बिल्डिंग का बनाने वाला जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिससे मिलकर के पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है, वो क्या है? ईंट, ब्रिक। यानी कि आपके हाउस का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है ब्रिक, ईंट। ठीक उसी तरह से इस यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी आप देख रहे हैं या जो कुछ भी आप नहीं भी देख पा रहे हैं, लेकिन वो चीजें एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हवा हम नहीं देख पाते, हवा एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो सब के सब, यानी कि यूं कहें कि जो मैटर है इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जो कोई भी मैटर है, मैटर आपको पढ़ाया गया। व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास। मैटर कोई भी एक ऐसी चीज होती है जो कुछ जगह घेरती है और जिसके पास मास होता है, यानी कि द्रव्यमान होता है। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग विच हैज वॉल्यूम एंड मास बोथ, जिसके पास वॉल्यूम और मास दोनों हो। तो इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जो कोई भी मैटर है, वो मैटर छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। इतने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है कि हम छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने नेकेड आईज से, अपने नंगी आंखों से हम देख भी नहीं सकते। और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को अगर हम चाहें और डिवाइड करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, तो हम उसको ना डिवाइड कर सकते हैं और ना ही ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे कणों से मिल करके मैटर तैयार होता है, चाहे वो कोई भी मैटर क्यों नहीं हो, इस पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का। इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो टाइनीस्ट पार्टिकल है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, और अधिक उसी से मिल करके मैटर बना है। यानी कि उस मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक वही टाइनीस्ट पार्टिकल है। उसी टाइनीस्ट पार्टिकल को नाम दिया गया है एटम। उसी टाइनीस्ट पार्टिकल को यह नाम दिया गया एटम। यानी कि एटम हो गया बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। इस यूनिवर्स में जितने भी मैटर, हर मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक एटम है। जैसे कि आपके घर का बिल्डिंग ब्लॉक ब्रिक है, उसी तरह से इस यूनिवर्स के हर मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक एटम है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं, अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज एटम, तो हम कह सकते हैं कि एन एटम इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी मैटर इन द यूनिवर्स। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर इन द यूनिवर्स। ऐसे हम लोग कह सकते हैं। फिर बात आती है डेफिनेशन ऑफ एटम की। एटम को डिफाइन करना है। अगर एग्जाम में पूछ दिया व्हाट इज एटम, तो हम क्या लिखेंगे? व्हाट इज एटम?
एटम क्या है? डिफाइन एटम, एटम की परिभाषा क्या है? तो एक तरीके से तो हमारा यही बन रहा था डेफिनेशन कि एन एटम इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए मैटर। एन एटम इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए मैटर। एक एटम क्या होता है? एक मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं एन एटम इज द टाइनीएस्ट पार्टिकल of a matter which can not be seen by our naked eyes and which cannot be further divided but its constituent particles can be separated। एक तो डेफिनेशन ये था, बहुत ही छोटा था कि एन एटम इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ मैटर। एक एटम क्या होता है? एक मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। दूसरा डेफिनेशन थोड़ा लंबा हो गया बट मच मोर बेटर हो गया, मच मोर क्लियरिफाइड डेफिनेशन हो गया एटम का। वो क्या है? एन एटम इज द टाइनीएस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर which cannot be seen by our naked eyes and which cannot be further divided but its constituent particles can be separated। एक एटम जो होता है एक मैटर का सबसे छोटा कण होता है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते और जिसे हम और अधिक तोड़ नहीं सकते, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसको ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी कि जिन जिन पार्टिकल से मिलकर के वो वाला टाइनीएस्ट पार्टिकल बना है, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। वो होता है एटम। क्लियर है? नहीं, साइज ऑफ एटम, एटम का साइज क्या होता है? तो इस डेफिनेशन में भी इसका आंसर हो चुका है कि एन एटम इज सो टाइनीएस्ट दैट इट कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आइज। एक एटम इतना छोटा होता है कि हम उसे अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते और उसका जो रेडियस होता है वो नैनोमीटर में होता है और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। उसका रेडियस मीटर में या सेंटीमीटर में मिलीमीटर में नहीं होता, नैनोमीटर में होता है। मिलियंस ऑफ एटम्स जब टुगेदर होते हैं तब जाकर के आपकी बुक की या आपके नोटबुक की जो एक पेज की थिकनेस होती है वो बनती है, उसकी मोटाई बनती है मिलियंस ऑफ एटम्स के एक साथ स्टॉक होने से। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एटम का साइज कितना छोटा होता है। अब इस आपके मन में यह भी प्रश्न उठा होगा कि जब एटम इतना इनसिग्निफिकेंट है, इतना अनइंपॉर्टेंट है, उसका साइज इतना छोटा है कि हम उसको देख नहीं सकते, तो फिर इतनी चर्चा उसके ऊपर क्यों? वो इसलिए
कि वो ईच एंड एवरी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है। ईच एंड एवरी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में। दैट इज वाई वी आर टॉकिंग अबाउट एटम। और मैटर का, ईच एंड एवरी मैटर का जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होता है या जो भी उसका केमिकल प्रॉपर्टी होता है, वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के एटम से बना हुआ है। यानी कि जिस तरह के एटम से मिलकर के वो मैटर बना है, उस एटम का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि उस मैटर का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा। और मैटर का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसा होता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि वो मैटर हमारे लिए कितना यूजफुल है और किस पर्पस के लिए यूजफुल है। इसीलिए एटम इतना टाइनेस्ट होने के बावजूद भी सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, और हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि मैटर से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग का डिसीजन जाकर के उसके एटॉमिक लेवल पर ही होता है, उसके एटम के लेवल पर होता है। नेक्स्ट है कि इन एलिमेंट्स जो हैं उनके सिंबल्स को तैयार करने के लिए सबसे पहले अगर किसी ने कोशिश किया, प्रयास किया, तो वो थे जॉन डाल्टन साहब। और डाल्टन साहब ने जो एलिमेंट्स के सिंबल सजेस्ट किए उनमें से कुछ एग्जांपल्स यहां पर हैं। हाइड्रोजन के लिए सिंबल उन्होंने बनाया, आप देख सकते हैं, एक सर्कल है और सर्कल के बीच में एक डॉट है। फास्फोरस के लिए सर्कल और सर्कल के अंदर में ये तरह के डिजाइन। कॉपर के लिए सर्कल, सर्कल के अंदर सी, कैपिटल लेटर सी। गोल्ड के लिए सर्कल, सर्कल के अंदर सेंटर में कैपिटल लेटर जी, और फिर यहां पर ऐसे 8 मार्क्स उसके पेरिफेरेंस पर, सरकमफेरेंस पर। एंड कार्बन के लिए एक सर्कल और सर्कल पूरी तरह से डार्क किया हुआ है। सल्फर के लिए सर्कल, सर्कल के अंदर एक प्लस का साइन है। लेड के लिए सर्कल, सर्कल के सेंटर में एल है। प्लेटिना के लिए सर्कल, सर्कल के सेंटर में कैपिटल लेटर पी। ऑक्सीजन के लिए एक ब्लैंक सर्कल है। आयरन के लिए एक सर्कल, सर्कल के सेंटर में कैपिटल लेटर आई। सिल्वर के लिए एक सर्कल और सर्कल के अंदर में कैपिटल लेटर एस। मर्क्यूरी के लिए एक सर्कल और सर्कल के जो सरकमफ्रेंस है उसके ऊपर ये 8 मार्क्स बने हुए हैं अंदर की तरफ। तो ये सारे सिंबल्स हैं जो कि जॉन डाल्टन ने प्रपोज्ड किए थे। उनके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हमने आपको दिखाए हैं। इनको देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इनको याद करके रखना बहुत ही टिपिकल वर्क है और कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज हो सकते हैं। वेरी लिटिल डिफरेंस के साथ ये सिंबल्स बनाए गए हैं और इन सिंबल्स को बनाने के पीछे कोई लॉजिक, कोई ट्रिक, कोई फॉर्मूला नहीं नजर आ रहा है कि जिसको अंडरस्टैंड करके, जिसको समझ करके हम लोग अपनी तरफ से सिंबल्स को जनरेट कर सके या लिख सके या बना सके। इस समस्या को दूर करने के लिए कई सारे प्रयास हुए और उन प्रयासों के बाद जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IUPAC। फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। I फॉर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन ऑफ, P फॉर प्योर and A for applied and C for chemistry। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का फुल फॉर्म है। ये एक संस्था तैयार करी गई वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, और यही संस्था, यही ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एलिमेंट्स के सिंबल्स के लिए एक फॉर्मूला सजेस्ट करी है और इसी फॉर्मूले के बेसिस पर
ऑल ओवर वर्ल्ड में, वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज है, हर कंट्रीज में उसी फॉर्मूले, उसी ट्रिक के अनुसार, उसी लॉजिक के अनुसार सभी के सभी नोन एलिमेंट्स के सिंबल्स तैयार किए जाते हैं। और फिर ऐसे सिंबल्स को याद करके रखना भी आसान है और उनको लिखना भी आसान है। क्या है इनका ट्रिक, वो हम आपको बताते हैं। इनका ट्रिक ये है कि जिस किसी भी एलिमेंट का सिंबल हमको तैयार करना है, उसका इंग्लिश नेम हम लिख लेंगे। क्या करेंगे, उसका इंग्लिश नेम हम लिख लेंगे। से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, इस तरह से उनका हम इंग्लिश नेम लिख लेंगे। और इंग्लिश नेम लिखने के बाद उस इंग्लिश नेम का जो फर्स्ट लेटर है वही उसका सिंबल बनेगा उस एलिमेंट का, और उस फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल में लिखेंगे। लेकिन अगर उस एलिमेंट का फर्स्ट लेटर पहले ही यूज हो चुका है किसी एलिमेंट के सिंबल के लिए, तब इस बार क्या करेंगे कि उसके फर्स्ट लेटर के साथ साथ सेकेंड या थर्ड या फोर्थ जो भी आगे लेटर बनता है वो यूज करके हम उसका सिंबल बनाएंगे 2 लेटर का। पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, दूसरा जो लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल होगा। यहां पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन, इंग्लिश नेम में इसका फर्स्ट लेटर H बनता है, तो हाइड्रोजन का सिंबल हो गया कैपिटल लेटर H। हीलियम, हीलियम का फर्स्ट लेटर है H, तो इसका सिंबल बनना चाहिए था H, लेकिन ऑलरेडी H जो है हाइड्रोजन का सिंबल बन चुका है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इसका सिंबल H नहीं लेकर के अब हम इसको एक लेटर का नहीं लिख करके, सिंगल लेटर का नहीं लेकर इसको डबल लेटर का बनाएंगे और नेक्स्ट लेटर पर जाएंगे। H के बाद नेक्स्ट लेटर जो है यहां पर है वो है E। E है, E अभी तक किसी के साथ यूज नहीं हुआ है, अब यहां पर हीलियम के साथ यूज हो जाएगा, तो हीलियम का सिंबल हो गया He। फर्स्ट लेटर आपने देखा कैपिटल है, सेकंड लेटर स्मॉल है। ऑक्सीजन का पहला लेटर क्या है, O, यही इसका सिंबल हो गया। इसके पहले अभी O किसी को भी नहीं मिला है। नाइट्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या है, N, यही इसका सिंबल हो गया N। कार्बन का फर्स्ट लेटर C, यही कैपिटल में लिख दे, यही इसका सिंबल हो गया। ये लेटर्स अभी तक कहीं किसी के साथ यूज नहीं हुए थे। अब हम ले लेते जैसे कोबाल्ट, इसका पहला लेटर क्या है C, तो C सिंबल बनना चाहिए था कैपिटल में, लेकिन ऑलरेडी C कार्बन को मिल चुका। अब हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट लेटर के पास जाएंगे जी, O भी लगाएंगे, तो CO इसका सिंबल बनेगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल होना चाहिए, ध्यान में देना है। दोनों लेटर कैपिटल लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, दोनों स्मॉल लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। जो एक ही लेटर का सिंबल बन रहा है उसको अगर स्मॉल लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। एक ही लेटर का है तो कैपिटल में ही रहेगा, 2 लेटर का है तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल में रहेगा। इसी तरह से निकेल है, पहला लेटर N, ये सिंबल बनना चाहिए था, लेकिन N किसको, नाइट्रोजन को ऑलरेडी मिल चुका है, इसीलिए इसके साथ नेक्स्ट लेटर Ni ले लेंगे, निकेल हो जाएगा। देन अब है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका इंग्लिश नेम नहीं लिया गया है, उनका लैटिन या ग्रीक या जर्मन नेम लिया गया है और वहां से उनके सिंबल्स तैयार किए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए है आयरन। आयरन जो है ये इंग्लिश नेम है, इसका सिंबल यहां से नहीं लिया गया है, बल्कि इसका लैटिन नेम लिया गया और इसका लैटिन नेम है फेरम। आयरन का लैटिन नेम क्या है, फेरम, और फेरम से इसका सिंबल तैयार किया गया है। फर्स्ट लेटर क्या है, एफ है, कैपिटल लेटर एफ, इसका सिंबल होना चाहिए था, लेकिन इसका सिंबल एफ नहीं है
क्योंकि F ऑलरेडी फ्लोरीन को मिला हुआ है, फ्लोरीन को ऑलरेडी F मिला हुआ, फ्लोरीन का सिंबल F होता है, इसलिए यहां पर F नहीं लेकर के इसके साथ एक और लेटर मिला लेंगे नेक्स्ट वाला E स्मॉल में, तो Fe इसका सिंबल हो जाएगा। उसी तरह से सोडियम है, सोडियम ये इंग्लिश नेम है, यहां से इसका सिंबल नहीं लिया गया, इसके लैटिन नेम से लिया गया, और इसका लैटिन नेम होता है नेट्रियम। इसका पहला लेटर एन है, पहला लेटर एन कैपिटल में सिंबल बनना चाहिए था, लेकिन ऑलरेडी ये नाइट्रोजन को मिल चुका है, इसलिए नहीं लेकर के अब इसके साथ इसका नेक्स्ट लेटर भी ले लेंगे ए, तो बन जाएगा एन ए, और पहला कैपिटल दूसरा हमेशा स्मॉल होता है। इसी तरह से है जी पोटेशियम, पोटेशियम इंग्लिश नेम है, यहां से इसका सिंबल नहीं लिया गया, इसका भी लैटिन नेम लिया गया, वो है कैलियम, और कैलियम का पहला लेटर के किसी को भी सिंबल नहीं भी दिया गया है, इसीलिए यही सिंबल हो गया, तो पोटेशियम का हो गया के। इसी तरह से सिमिलरली अगर जाएंगे, गोल्ड है, सिल्वर है, तो इनका भी जो सिंबल है वो अलग अलग बना हुआ है, इनके इंग्लिश नेम से नहीं लिया गया है। क्लियर है? तो हम क्या देख रहे हैं कि IUPAC ने जो एक ट्रिक दे दिया, एक लॉजिक दे दिया, एक फॉर्मूला दे दिया, उसके अनुसार सिंबल बनाना आसान हो गया, इसको याद करके रखना भी आसान हो गया। आपके बुक में ऐसे एक टेबल बना करके, चार्ट बना करके, टेबल 3.1, यहां से ये इन सभी के सिंबल्स आपको याद समझ करके और फिर याद करके रखने की जरूरत है। अब हम लोग बात करेंगे एटॉमिक मास पर, बोर्ड को रब करके और फिर आपको मैं बताता हूं। तो अब हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक एटम का मास द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान, एटॉमिक एटम का यानी कि परमाणु का मास यानी कि द्रव्यमान। तो हर एटम का अपना एक अलग मास होता है, हर परमाणु का अपना एक अलग द्रव्यमान होता है। अब बात उठती है कि आखिर उसको हम लोग मापेंगे कैसे, कि किस एटम का मास कितना है, इसको कैसे मापेंगे। उसको मापने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक यूनिट होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास आलू को मापने के लिए यूनिट है किलो, किलोग्राम, फिर उसी किलोग्राम से स्मॉलर यूनिट भी है ग्राम, अपर यूनिट भी है, उससे बड़े बड़े यूनिट भी हैं, क्विंटल है, टन है। कपड़ा को मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट है मीटर, उससे स्मॉलर में आते हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऊपर भी जाते हैं हम लोग। उसी तरह से डिस्टेंस के लिए हमारे पास किलोमीटर है, उसमें भी स्मॉलर और फिर बिगर यूनिट्स होती है। दूध को मापने के लिए हमारे पास यूनिट है लीटर, किसी भी तेल को मापने के लिए हमारे पास यूनिट है लीटर। तो जिस तरह से इन चीजों के लिए लीटर, मीटर, किलोग्राम एटसेट्रा इस तरह के यूनिट्स बनाए गए हैं, ठीक उसी तरह इन एटम्स को मेजर करने के लिए भी, उनके मास को मेजर करने के लिए कोई ना कोई एक यूनिट बनाया गया होगा, और उसी यूनिट में इनिशियली अर्लियर जो हम लोग एक यूनिट यूज करते थे वो था AMU, जिसका फुल फॉर्म था एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि AMU में एटॉमिक मास को मेजर किया जाता था एटॉमिक मास यूनिट में। अब हम क्या करते हैं,
उसको एमयू में नहीं मेजर करके उसको यू में मेजर करते हैं, और यहां पर यू फॉर है यूनिफाइड मास। सेम थिंग है, जो एमयू था वही यू है, यानी कि जो एटॉमिक मास यूनिट था वही यूनिफाइड मास है, बस नाम बदला हुआ है, सेम थिंग है। अब है कि 1U में या फिर 1AMU में कितना होता है। जैसे हम कहते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, उसी तरह से 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। उसी तरह से अगर हम 1AMU या 1U लें तो उसमें क्या होता है। इसके लिए किया गया कि इसके मास को अब हमको कंपेयर करना पड़ेगा किसी एटम के मास से, और एक स्टैंडर्ड एटम लेना पड़ेगा, उसी के मास की तुलना में इसके मास को मेजर करना पड़ेगा। आपने बहुत सारे छोटे छोटे फुटपाथ पे जो दुकानदार होते हैं उनको देखा होगा, क्या करते हैं कि किसी पत्थर को वो बना लेते हैं स्टैंडर्ड मास, पत्थर के टुकड़े को, और कहते हैं कि ये आधा किलो का है, ये 1 किलो का है, और तराजू के एक तरफ उसको चढ़ाता है, दूसरी तरफ अपना सामान चढ़ा करके उसको उसी से मेजर करके तौल करके बेचते हैं। एक तरबूज वाला है, वो तरबूज बेचने के लिए अब क्या करो, उसके पास कोई और बाट नहीं है, तो अपने तरबूज को वो 12 बराबर बराबर टुकड़े में बांटता है, और एक जो उसमें से टुकड़ा निकलता है वो हो गया बड़े तरबूज का 1/12 हो गया, उसी को वो स्टैंडर्ड यूनिट मानता है, और बाकी सभी तरबूजों को उसी के रेशियो में तौल करके बेचता है कि एक बड़ा तरबूज ऐसे कितने छोटे टुकड़े के बराबर है। एक बड़ा तरबूज अगर 5 छोटे टुकड़े के बराबर है तो बोलता है कि ये 5 यूनिट है। अब उसके मन में जो भी यूनिट है वो 5 यूनिट है। अगर एक तरबूज उठाया वो इसके 10 छोटे टुकड़े के बराबर तो कहता है 10 यूनिट है, उसके हिसाब से वो रेट चार्ज करता है। यही काम यहां भी किया गया कि एक स्टैंडर्ड एटम लिया गया, जिस स्टैंडर्ड एटम की तुलना में बाकी सभी जो एटम्स हैं उनके मास को मेजर किया जा सके। तो शुरू में इनिशियली लिया गया ऑक्सीजन को इस काम के लिए। अब सवाल ये उठता है कि ऑक्सीजन को ही क्यों लिया गया। तो 2 कारणों से ऑक्सीजन को लिया गया। पहला कारण था ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऑक्सीजन जो है बहुत अधिक संख्या में एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके और कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। एक कारण यह था। दूसरा यह था कि जब ऑक्सीजन के कंपेयर में बाकी सभी एलिमेंट्स का मास अगर हम ले रहे हैं तो ज्यादातर मासेस जो आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, होल नंबर्स में आ रहे हैं। उनके मास होल नंबर्स में आ रहे हैं। वहां पर इमेजिन कर लिया गया, एज्यूम कर लिया गया, मान लिया गया कि एक ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 है, तो अब उसको 16 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक छोटा जो हिस्सा बनेगा 1/16 बचेगा। इसी 1/16 जो उसको 16 टुकड़े में मान लिया गया कि कर दिया गया, तो हर एक जो छोटा टुकड़ा आएगा वो क्या हो गया, ऑक्सीजन के एटम का मास का 1/16 हो गया। इसी 1/16 ऑफ मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम को मान लिया गया 1 AMU। अब इसी 1 AMU से लेकर के बाकी सभी का कैलकुलेशन होगा कि बाकी सभी एटम्स का मास कितना AMU बन रहा है। 1 AMU, 2 AMU, 3 AMU। जैसे कहा था तरबूज वाला, तरबूज को 12 टुकड़ों में काट दिया, हर एक टुकड़ा। अब एक तराजू पर इधर एक तरबूज रखा और इधर मान लो कि 6 टुकड़े रख दिए तरबूज के छोटे छोटे, तो कहता है कि ये 6 यूनिट है। कोई दूसरा तरबूज रखा और इधर 10 रखे तो कहता है कि ये 10 यूनिट है। यानी कि कितने छोटे टुकड़े चढ़ा रहा है उसके अनुसार बता रहे। यहां भी है कि ऐसे कितने छोटे टुकड़े ऑक्सीजन के आ रहे हैं, उसी के अनुसार किसी एटम का मास डिसाइड होगा कि ये 1 AMU है या 2 AMU है, 3 AMU है, 4 AMU है, 5 AMU है, इस तरीके से। तो ये लिया गया। बाद में क्या किया गया, अब क्या करते हैं अभी के जमाने में, अभी ये करते हैं कि उसका कंपैरिजन ऑक्सीजन से नहीं करके अब कार्बन से करते हैं। किससे करते हैं जी,
कार्बन से करते हैं। तो कार्बन के दो आइसोटोप्स हैं जी, कार्बन के दो आइसोटोप्स हैं। एक है C612 और दूसरा है C614। ये आइसोटोप्स है। नीचे जो हम लिखते हैं ये होता है एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो लिखते हैं वो होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। हम देख रहे हैं कि दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, पर जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। तो इसी से आइसोटोप का डेफिनेशन भी बनता। व्हाट आर आइसोटोप्स? तो ये डेफिनेशन बनाना, आइसोटोप्स आर एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका की एटॉमिक नंबर एक बराबर होता है, लेकिन उनका मास नंबर अलग अलग होता है। तो ये होता है आइसोटोप्स। तो कार्बन के दो आइसोटोप्स हो गए, एक C612 और C614। तो यहां पर लिया गया इसको, कार्बन C612 को, वही यहां लिखा है कार्बन 12। अब मान लिया गया कार्बन का जो मास है वो 12 है, 12 यूनिट है। उसको 12 छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे तो एक जो छोटा टुकड़ा निकल करके आएगा उसका मास कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। वही है 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। उसको लिया गया 1U, यानी कि 1 यूनिफाइड मास। अब इसी के रेशियो में, वही तरबूज वाली कहानी जो ऐसे बताया था मैं, उसी तरह अब इसी 1U को एक यूनिट लेते हुए इसके कंपेयर में लिया जाएगा कि किसी एटम का मास कितना है, कितना U है। 1U, 2U, 3U, 4U। ये हो गया हमारा एटॉमिक मास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो होता है, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट? एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं? तो एटम्स दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पहला है इन एलिमेंटल फॉर्म या इन फ्री फॉर्म, यानी कि वो बिल्कुल फ्री पाए जाते हैं। और दूसरा हो गया इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, यानी कि वो फ्री नहीं होते, इंडिपेंडेंट नहीं होते, एलिमेंटल फॉर्म में नहीं होते हैं। वो दूसरे तीसरे एटम्स के साथ कंबाइन करके एक ग्रुप में रहते हैं, और वो जो ग्रुप बनाते हैं कंबाइन करने के बाद वही होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म। यानी कि एलिमेंटल फॉर्म में अगर हम मान लेते हैं कि जैसे क्या कहते हैं उसको, हीलियम है, H, ये एलिमेंटल फॉर्म में, फ्री फॉर्म में, ये अकेले रहता है। लेकिन वही मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीजन है, वो अकेले नहीं रहेगा, वो O2 रहेगा। यानी कि अब क्या हो गया, ऑक्सीजन अकेले नहीं रह करके, एक एटम अकेले नहीं रह करके अपनी जाति के, एक ऑक्सीजन का ये एटम है, ऑक्सीजन का ये एटम अपनी जाति का, यानी कि दोनों एटम किसका, ऑक्सीजन की है, ये दोनों एक साथ मिल करके एक ग्रुप बना के, एक समूह बना करके O2 के रूप में रह रहे हैं। एक समूह बना करके इकट्ठे रह रहे हैं O2। एक अलग सिचुएशन मिल जाए तो ये तीन मिल जाएंगे जी, ऑक्सीजन के 3 एटम एक साथ मिल करके ये O3 बना करके रहेंगे, ओजोन। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ गया, और वो जो है वो एलिमेंटल या फ्री फॉर्म में है। तो दोनों तरह से एटम जो है वो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एलिमेंटल फ्री फॉर्म और दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्म। अब यहीं पर क्वेश्चन राइज होता होगा, व्हाट इज मॉलिक्यूल? तो हम नेक्स्ट क्लास में मॉलिक्यूल पर डिटेल चर्चा करेंगे। आज एटम पर हमारी चर्चा समाप्त हुई है।